हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का TWG के 10th एवं 12th वाले क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और क्लास 12th की बायोलॉजी की क्लास प्रारंभ हो गई है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही। और दोनों बैच एक साथ ही चलते हैं। हमारे सामने ऑफलाइन कुछ बड़े ही इच्छुक बच्चे बैठे हुए हैं और ऑनलाइन आप हमसे जुड़े ही हुए हैं। और यह क्लास डेली TWG के 10th एवं 12th वाले क्लास पे चली जाती है यूट्यूब चैनल पर। और इसके PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप सभी को पता है 8922065556 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे हम 12th क्लास में हैं सर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग डायरेक्ट बायोलॉजी में यूनिट नंबर कौन सा पढ़ना चालू किए थे? 5 यूनिट। कौन सा पढ़ रहे थे? 5 यूनिट। और 5 यूनिट में भी जो चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे भैया? जीव और समष्टि। क्या पढ़ रहे थे? जीव और समष्टि। तो कल जीव और समष्टि के बारे में काफ़ी जानकारी हमने अध्ययन किया था। जीव और समष्टि के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी अध्ययन किया था। अब उसी के आगे हमको क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो कल हम हेडिंग डलवा के आपको छोड़े थे, जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे के बच्चे हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे ना। तो आज का हमारा जो हेडिंग है क्या बेटा है? समष्टि संख्या या समष्टि घनत्व ना। तो आज की हमारे पास हेडिंग क्या बेटा? समष्टि संख्या या समष्टि घनत्व। तो आइए सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे, डालेंगे समष्टि संख्या, या इसी को बेटा हम लोग एक नाम से और जानते हैं। क्या जानते हैं? समष्टि घनत्व। क्या बोलते हैं? समष्टि घनत्व। अब देखो बाबू मेरे गुड्डा, ध्यान समझना इस बात को। यहाँ से थोड़े से ये मैथमेटिकल ऐसा लगेगा जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, पर बट मैथ है नहीं, है बायोलॉजी, ठीक है ना। ये देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान ना। तो बच्चे यहाँ से प्यारे क्वेश्चन क्या बनेगा जरा देखो ध्यान। अब सबसे पहली बात होती है सर समष्टि संख्या समष्टि घनत्व कहते तो वास्तव में है क्या? तो बाबू और ये कुछ है नहीं। ये तो जानते हो क्या है? ये मापने का या ज्ञात करने का एक तरीका है। ये क्या है? मापने या किसी भी चीज़ पे, जैसे ऐसे समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर एरिया है। मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर का एरिया है तो इसमें कोई जीव कितना रह रहा है कि नहीं है? तो बच्चे तो ध्यान देना है। जैसे ये बेटा वास्तव में है क्या? यह मापने या ज्ञात करने का तरीका है। क्या बेटा है? मापने या ज्ञात करने का क्या बेटा है? तरीका है। तो बताओ अगर आपको समष्टि घनत्व ज्ञात करना है तो आप कैसे पता कर सकते हो कि यहाँ कितने लोग रह सकते हैं? तो एक तो हमारे पास बेटा अगर तरीका की बात करेंगे बच्चा, अगर तरीका की बात करेंगे तो एक तो हमारे पास एक तरीका ये है ना, हमको ये पता चल जाए कि यहाँ पर कितनी संख्या है इनकी। बोलो बच्चे, क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल में किसी भी जीव की कितनी संख्या है तो वही उसकी समष्टि कहलाएगी ना। समष्टि मतलब क्या होता है? जीवों की संख्या। अब जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है? यह 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है बेटा? है एरिया है। तो इस एरिया में या तो हम एक चीज कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें जितने भी जीव होंगे एक ही जाति के, उनको गिन लेंगे तो पता चल जाएगा इसकी कितनी समष्टि है। अगर हमको समष्टि संख्या निकालना है कि भाई मान लो कि मिर्जापुर के जंगलों में कितना शेर है, तो मिर्जापुर के जंगलों में कितना शेर है बाबू, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जंगलों में एक तो तरीका ये हमारे पास है क्या बेटा है कि हम जंगलों से क्या करें कि एक एक शेर को क्या करें? गिन लें। यही ना करेंगे। तो पहला तरीका है बेटा क्या करें कि हम लोग संख्या से क्या करेंगे? उनकी संख्या गिनकर भी समष्टि संख्या या समष्टि घनत्व को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। बोलो बात सही नहीं सही है? तो भैया ये क्या है? मापने का तरीका है। तो मापने का तरीका सबसे पहला तरीका क्या प्रयोग करेंगे? उनकी संख्याओं को हम लोग क्या करें बाबू? गिन लें कि कितने जीवों की संख्या इसके अंदर है कि नहीं है। दूसरी चीजें बेटा और क्या कर सकते हैं हम लोग? दूसरी तीसरी क्या कर सकते हैं? तो दूसरा चीज हम कर सकते हैं बेटा प्रतिशत आवरण। क्या कर सकते हैं? प्रतिशत आवरण। अब आप कहेंगे सर ये प्रतिशत आवरण क्या होता है? अगर प्रतिशत आवरण कर लो या तो जैव भार, प्रतिशत आवरण या जैव भार बेटा। अब प्रतिशत आवरण या जैव भार क्या होता है? हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया पहली बात तो हम लोग संख्या उसकी काउंटिंग कर लें कि कितनी उसकी संख्या है, या तो दूसरी चीज क्या है? प्रतिशत आवरण निकाले या तो जैव भार निकाले। जैव भार को मतलब क्या होता है बेटा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव भार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इसी बोलते हैं ना बायोमास। क्या बोलते हैं? बायोमास। अब बेटा ये होता क्या है? जैसे मान लो ये एरिया है ना, यह एरिया है, इसमें मान लेते हैं इस एरिया में क्या है? बहुत सारे
क्या है, पार्थेनियम की घास है, पार्थेनियम, पार्थेनियम घास है बेटा। अब मान लेते हैं यहीं पर एक क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, बरगद का पेड़ है, बरगद का क्या है बेटा, पेड़ है। मान लो इसमें बहुत सारे पार्थेनियम की घास है, अब एक बरगद का पेड़ है। तो जब ऐसा कभी कंडीशन आए, अब जैसे घास है तो भैया उनका आकार जो होगा, उनका जो साइज होगा कैसा होगा, छोटा होगा, और वही बरगद का जो आकार होगा वो कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा, है नहीं है। तो हो सकता है कि जो कुल मिला के अगर 10,000 पार्थेनियम को घास मिला रहे हैं, तब जाके वह एक बरगद के पेड़ के बराबर हो रहा होगा। जितना बरगद उत्पादन कर रहा होगा उतना पार्थेनियम घास 10,000 मिलकर कर रहे होंगे। तो जब बेटा कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि कहीं पर कोई चीज़ इंडिविजुअल मिले और कोई चीज़ अधिक मात्रा मिलता है, तो वहाँ पर उसका क्या निकालेंगे, प्रतिशत। हम ये देखेंगे एक बरगद से कितना उसका जैव भार या कितना उससे उत्पादन हो रहा है नहीं है। या तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पार्थेनियम घास का कितना प्रतिशत इसका यहाँ पर हिस्सा है। तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे अगर प्रतिशत आवरण की बात करेगा या जैव भार का आवरण करेगा, तो ध्यान देना जब पार्थेनियम घास या एक बरगद कोई पेड़ हो, तो जब ऐसी जगह पे कहीं पर कोई संख्या 1 हो, 2 हो और किसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे जगह पे उनकी समष्टि घनत्व ज्ञात करने के जो तरीके होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत आवरण, या तो क्या कहेंगे, जैव भार। जैव भार मतलब सोचते हो ना, ये बनाने के बाद जो भोजन हमको देते हैं, जैसे प्लांट होंगे तो प्लांट पहले क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, और भोजन बनाने के बाद तो कुछ अपने पास रखेंगे, और रखने के बाद जो अधिशेष बचता है वही तो हमको देते हैं। जो भोजन अधिशेष बचता है वही किसको देते हैं, हमको देते हैं। तो बेटा या तो हम देख लेंगे कि इनकी जैव भार का प्रतिशत कितना है, या तो देख लेंगे इनके द्वारा इनका जैव भार कितना बना है। तो जब कहीं पर अगर असमानता दिखाई देती है, किसी की संख्या ज़्यादा हो, किसी संख्या अगर कम होती बेटा, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, प्रतिशत आवरण या तो जैव भार। क्या लगाते हैं, प्रतिशत आवरण, या क्या लगाते हैं, जैव भार। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया बेटा। और तीसरा तरीका क्या है बच्चे, तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका है सापेक्ष घनत्व। क्या है बेटा, सापेक्ष घनत्व। अब आप कहेंगे सर ये सापेक्ष घनत्व क्या है बाबू, सापेक्ष घनत्व जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव, हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ना, रिलेटिव डेंसिटी। अब बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जरा ध्यान समझिए। अब सापेक्ष घनत्व कैसे निकालते हैं। अब जैसे बेटा मान लो कि ये एक हमारे पास क्या है बाबू, एक हमारे पास तालाब है। क्या बेटा, ये तालाब है। अब इस तालाब में बहुत सारी क्या है, फिश हैं, मछलियां हैं बेटा, बहुत सारी इसके अंदर क्या है, मछली है। और जब बहुत सारी मछली हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ यहाँ पर मछलियों की संख्या कितनी है, क्योंकि जो मछलियों की संख्या होगी वही तो समष्टि घनत्व या समष्टि क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा, या तो समष्टि संख्या निकलेगी। तो बेटा अब हमको इस तालाब के अंदर से एक एक मछली को गिनना तो बड़ा मुश्किल है, एक एक मछली को गिनना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया में मान लो इतना, इस एरिया में एक छोटा सा एरिया है। अब इसके हमने कई खंड है, तो मान लो इस खंड में मान लीजिए कि ये खंड कितना निकल गया है बेटा, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है, 1 किलोमीटर का एरिया है। तो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर एरिया का जितना ये मछली था, ये बहुत बड़ा एरिया था, तो हमने इसमें से पता कर लिया कि इसमें कुल कितनी मछली आ रही है, 100 फिश है। कितने फिश है बेटा, है 100 फिश है। तो हम ये आकलन कर लेंगे ना, अब इसमें 100 फिश है, तो बेटा यहाँ पर भी 100, ऐसे यहाँ 100, ऐसे यहाँ 100, ऐसे यहाँ 100, ऐसे यहाँ 100, ऐसे इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब एक एरिया का निकाल लेंगे तो हम इसी के सापेक्ष में तुलना कर लेंगे। 100 मछली अगर इसमें आ रहे हैं तो लगभग 100 इन सब में आएंगे, हाँ 1200। तो मतलब कहने मतलब एक हम क्या किए, एक हमने क्या किया, पूरे एरिया का ना निकाल के, पूरे एरिया का ना निकाल कर हम एक छोटे से एरिया को निकाल लेंगे और उसी एरिया से तुलना कर लेंगे कि लगभग इतनी इसमें मछलियाँ हैं। जैसे होता है क्या बेटा, बारिश जब होती है, तो बारिश जब होती है तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि आज बारिश कितनी हुई है, हम लोग बारिश कैसे निकालते हैं कि आज बारिश कितनी हुई है। तो क्या करते हैं, अब बताओ, अब जितने पूरे एरिया में बारिश हुई है, क्या पूरी जगह पर पूरा मीटर फैलाएगा, पूरा पानी को रोके हो, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक एरिया में पानी को क्या करेंगे, कुछ एरिया में क्या करेंगे, पानी को नापेंगे, और उस एरिया में जितना पानी वर्षा होगा उसी का आकलन पे हम लगा लेंगे कि लगभग इतना सेंटीमीटर वर्षा इस पूरे क्षेत्रफल में हुआ है। तो ऐसे ही बेटा ये क्या होता है, सापेक्ष घनत्व। जब किसी समष्टि का हमको संख्या निकालना होता है और कोई बड़ा एरिया होता है, उसमें बहुत सारे जीव हैं, गिनना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, उसके एक छोटे से एरिया को निकाल लेंगे, उस छोटे से एरिया का आकलन कर लेंगे और उसी के बिहार पर हम तुलना कर लेंगे लगभग इतना इसके अंदर जीव है। तो एक हमारे पास तरीका बेटा ये होता है समष्टि संख्या को ज्ञात करने का, समष्टि घनत्व को। तो एक तरीका हमारे पास क्या बेटा, या तो डायरेक्ट पहले संख्या गिन लो,
या तो क्या कर लो, प्रतिशत आवरण निकाल लो। प्रतिशत आवरण कब निकालोगे, जब मैंने बताया कि किसी की संख्या बहुत ज्यादा, किसी संख्या किसी का एक है, तो ऐसे आधार पर हम उसके जैव भार का आकलन कर लेते हैं। तीसरी चीज ये, जब कोई एरिया बहुत ज्यादा बड़े एरिया में है तो उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटे से एरिया को निकाल लेंगे और उसी के सापेक्ष में सबको मान लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, सापेक्ष घनत्व। अब एक हमारे पास तरीका और है बेटा, जैसे अगर कुछ ऐसे जीव है बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे बाघ गणना करना है, बाघ गणना। अब बाघ गणना करना बेटा जंगलों में, अब शेर है, अब शेरों की संख्या अब कितनी है कितनी नहीं है, तो इनकी गणना करने के लिए बेटा हम लोग कैसे करते हैं, तो इनका तरीका क्या है बेटा ना, तो इनके लिए हमारे पास दो चीजें बेटा, क्या है, तो या तो इनके बेटा हम लोग क्या करें, पैर चिन्ह, जो पैर चिन्ह है उनके काउंट कर ले, या तो बेटा इसके अलावा क्या होता है, मल, जो मल होते हैं, जो मल होते हैं उनके द्वारा मल पायलट, क्या बोलते हैं, मल पायलट। तो मल पायलट, अब जैसे मान लो हर पैर होंगे, तो बताइए आपका पैर है, आपका पैर है, अगर आप पैर से यहाँ से चले गए हैं तो क्या शेर का जो दूसरा पैर जाएगा या यही जाएगा, तो क्या दोनों लोगों के पैरों की साइज सेम होगी, क्या नहीं होगी ना, अंतर होगा नहीं होगा। तो ऐसे जंगलों में जो शेर होंगे, जो बाघ होंगे, तो उन बाघों की क्या गिन ले बेटा, पैर गिन ले, तो हमको पता चल जाएगा इस जंगल में कितने बाघ हैं, या तो उसके क्या कर ले, मल पायलट को काउंट कर ले, तो उसे भी मालूम चल जाएगा। तो यह कुल 3-4 तरीके होते हैं जिससे हम लोग किसी भी समष्टि की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे समष्टि संख्या या समष्टि घनत्व तो है क्या, तो यह किसी भी क्षेत्र में किसी भी पॉपुलेशन को ज्ञात करने का एक क्या है, तरीका है। किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी पॉपुलेशन को या किसी भी संख्या को ज्ञात करने का एक तरीका है, इसी बोलते हैं समष्टि संख्या या समष्टि घनत्व। घनत्व को मतलब सीधे सीधे समझिएगा, एक मोटे तौर कि इसका अगर सही परिभाषा अगर बेटा बात करेंगे ना, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले एक जाति के समूह को, रहने वाले एक जाति के समूह को समष्टि घनत्व कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। लाला समझ नहीं आया क्या, जैसे 1 किलोमीटर, जैसे अब आपको बताऊं यूपी में, अगर आपसे पूछा जाए यूपी में डेंसिटी कितनी है, तो हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में लगभग यूपी में देखेंगे 389 व्यक्ति रहते हैं, और 389 व्यक्ति से सभी बताओ क्या है, एक ही जाति के है कि नहीं है। तो हमारे 1 किलोमीटर एरिया में अगर यूपी में आप देखोगे तो 1 किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 389। और सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलेशन है, तो आपके गाजियाबाद में। और सर्वाधिक डेंसिटी अगर पूछेंगे कहाँ पर है, तो बिहार में। बिहार में क्षेत्रफल क्या है, कम है, और संख्या क्या है, ज्यादा है। यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, पर हमारे यहाँ क्या है, क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है। तो क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण हमारे यहाँ 1 किलोमीटर एरिया में अगर देखेंगे तो कुल कितने आदमी आते होंगे, 389, 380-89 ऐसे आते हैं लगभग, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ही किसी भी पॉपुलेशन को अगर आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे हम किसी जीव को भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको देखना है कि भैया इस क्षेत्र में कुल कितने बत्तख रखते हैं, तब 1 किलोमीटर एरिया में क्या निकाल लेंगे, कितने बत्तख हैं, और उसी के सापेक्ष में हम तुलना कर लेंगे लगभग यहाँ पे इतने बत्तख रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, समष्टि ज्ञात करते हैं। तो बताओ समष्टि संख्या समझ आई नहीं है क्या, समष्टि संख्या समझ आए बच्चे, कोई दिक्कत कोई समस्या, तो नोट देखिए साथ में बनाते रहा करिए, ऐसा नहीं कि इसको रोक दिया करिए, ठीक है ना। साथ साथ में मैं समय नहीं दूंगा, आप साथ साथ में लिखते रहा करिए, नोट्स अपना बनाते रहा करिए, ठीक है। क्या हुआ, चलिए तो हट जाएगा। तो समझ आएगा बच्चे कि नहीं समझ आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, तो अपना क्लास देखकर बाद में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आइए बेटा। अब दूसरी पॉइंट हम लोग समझते हैं, समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग बनाएंगे, समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले बेटा क्या है, कारक। अब देखिएगा, अगर समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे, मतलब कारक का मतलब क्या होता है बेटा, जिससे किसी की संख्या में क्या हो, प्रभाव पड़े। अगर जिससे मान लीजिए हमारे यहाँ से अगर बाघ की संख्या घट रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा ना। अगर आज हमारे यहाँ से देखेंगे तो गिद्धों की संख्या कम हो रही है भारत के अंदर,
या कहीं पर भी, तो इसके पीछे कोई कारण होगा, है नहीं है। तो जो किसी भी संख्या में अगर कमी आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है बेटा, कारण होता है। तो जरा से देखेंगे कौन कौन से कारण होते हैं बेटा, देखेंगे। तो अगर समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में बेटा बात करेंगे तो सबसे पहला कारक जो होता है बेटा क्या होता है, जन्म दर। क्या होता है, जन्म दर। क्या होता है बेटा, जन्म दर। जन्म दर। अब बेटा जो जन्म दर होता है ना, अगर आपसे कहा जाए जो जन्म दर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेटलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नेटलिटी। और जो जन्म दर होता है, यह ध्यान देना, एक फार्मूला यहाँ से बनेगा। जो जन्म दर होता है बेटा, इसको हम लोग किससे काउंट करते हैं बेटा, तो इसे ध्यान देना, हम लोग बी से, किससे प्रेजेंट करते हैं, बी से। तो बी से किसको प्रेजेंट करते हैं, बर्थ, मतलब जन्म लेने वाली संख्या किसको प्रेजेंट करते हैं, बी से। तो ध्यान देना जन्म दर। अब जन्म दर किसे कहते हैं बेटा, अब बताओ, जन्म दर की परिभाषा हमने बताया था ना, 1000 पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ना। अगर पूछा जाए जन्म दर किसे कहते हैं, प्रतिवर्ष 1000 क्या बेटा, प्रतिवर्ष 1000 पर जन्म लेने वालों की संख्या। क्या लिखेंगे बेटा, जन्म लेने वाले की संख्या। अब प्रतिवर्ष 1000 पर जन्म लेने वालों की संख्या ही क्या कहलाती है, जन्म दर। और जन्म दर को किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा, बी से। किससे करते हैं, बी से। दूसरी चीजें हमारे पास क्या है, इसको प्रभावित करेंगे बेटा। अगर बताओ, एक चीज बताओ, अगर किसी समष्टि में जन्म दर बढ़ रहा है, अगर अधिक से अधिक लोग जन्म ले रहे हैं, तो बताओ समष्टि उसकी संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो दूसरा चीज बेटा, इसको कौन प्रभावित करेगा, आप कहेंगे सर मृत्यु दर भी तो करेगा। क्या करेगा, मृत्यु दर। मृत्यु दर को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा, अगर मृत्यु दर से पूछे किसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कैसे कहते हैं, मोरालिटी से। मोर्टेलिटी। अब बेटा बताओ, अगर कोई मरता है तो उसे अगर किसी को मृत्यु को दिखाना है तो मृत्यु को किस से प्रेजेंट करते हैं बेटा, डी से। किसे, क्योंकि डेथ। अब बेटा अगर आपसे कहे कि मृत्यु दर होता क्या है, मृत्यु दर होता क्या है, तो इसके लिए बताओ क्या बताओगे बच्चे मेरे प्यारे, प्रतिवर्ष 1000 पर मरने वाले की संख्या, मरने वाले की संख्या बेटा। अब बताओ, जायज सी बात है, अगर किसी समष्टि में बेटा अगर अधिक से अधिक वहां के जीव मर रहे हैं, तो बताओ उस समष्टि की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, जायज सी बात है। तो बताओ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, अगर जन्म लिया तो संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, अगर मृत्यु हो गई तो संख्या क्या हो गई, घट गई। तो बताओ इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जायज सी बात पड़ेगा बेटा। इसका और कौन करेगा बेटा, और इसके अलावा तीसरा चीज है आप्रवासन। अब बेटा ये शब्द है आप्रवासन। आप्रवासन को क्या बोलते हैं जानते हो, इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, देखो इसलिए हम इन दोनों शब्दों को लिखते हैं आपके लिए, इससे आप भी इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना, कभी कभी बायोलॉजी मैक्सिमम शब्द क्या होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, तो आपको समझ में कब आएगा, हाँ रहता है, पर कभी कभी जैसे हिंदी शब्द नहीं समझ में आ रहे तो इंग्लिश वाला देख लीजिए, इंग्लिश नहीं समझ आ रहा तो हिंदी देख लीजिए, ये फायदा रहता है। अब देखो बेटा सबसे बड़ी बात, इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, आई से। किससे करते हैं, आई से। अब आप सबसे पहली बात ये तो जानिए, आप्रवासन होता है क्या, आप्रवासन होता है क्या है। तो देखो जैसे आपको बताऊं, किसी और समष्टि से कुछ जीव आ जाए, जरूरी नहीं है ना कि किसी समष्टि में संख्या जो बढ़ रही हो जन्म से ही बढ़े या मृत्यु से ही घटे। हो सकता है ना कि आपके समष्टि में उसी जाति के कुछ जीव कहीं दूसरे जगह से आ जाए। तो जब कोई जीव किसी दूसरे समष्टि से अगर हमारे समष्टि में आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आप्रवासन। क्या बोलते हैं बाबू, आप्रवासन। तो किसी और समष्टि से किसी और समष्टि से नए जीवों का आना, नए जीवों का बेटा आना, इन शब्दों को पकड़ चलिएगा। अगर किसी और समष्टि से नए जीवों का आना ही क्या कहलाएगा बेटा, आप्रवासन। क्या कहलाएगा बाबू, आप्रवासन। उसके बाद बेटा क्या होगा, एक और होता है चौथा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रवासन। क्या बोलते हैं, उत्प्रवासन। अब बेटा उत्प्रवासन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। अब बेटा आपसे कहे इमिग्रेशन को क्या किसे प्रेजेंट करते हैं बेटा, ई से। किसे करते हैं, ई से। अब बताओ बेटा ई क्या है, अगर मैं आपसे कहूं सर ई क्या है,
अब बताओ बेटा उत्प्रवासन, तो ऐसा है बताओ क्या तुम्हारे के यहाँ किसी समष्टि में किसी समष्टि दूसरे जीव अगर आ सकते हैं तो आपके समष्टि से कुछ जीव जा भी तो सकते हैं, समझ रहे हो। तो जो अपने समष्टि को छोड़ के चले जाते हैं उन्हें बोलते हैं उत्प्रवासन, और जो किसी दूसरे समष्टि से हमारे अंदर आ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अप्रवासन। समझ आई नहीं मेरी बात को। तो यहाँ बेटा क्या लिख सकते हैं, यह समष्टि को छोड़कर जाने वाले जीव होते हैं बेटा। क्या होते हैं, ये अपने समष्टि को छोड़कर जाने वाले बेटा जीव होते हैं, ठीक है। तो अब अगर बताओ, अगर हमको इसे बताओ, अगर हमको किसी समष्टि का पूरी संख्या निकालना है कि समष्टि में मान लीजिए कि शेरों की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको किसी समष्टि में किसी कितना है समष्टि, हाँ तो बेटा हाँ उसके बाद क्योंकि अब किसी समष्टि का अगर हमको एक्चुअल में संख्या निकालना है कि कितनी है उसकी संख्या, तो बेटा हमको ये देखना पड़ेगा ना कि पहली बात उस समष्टि का पिछले वर्ष कितनी उसकी संख्या थी, पिछले वर्ष कितनी उसकी संख्या थी, फिर देखेंगे कितने जन्म हुए हैं और कितने बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि जितने बाहर से आएंगे और जितने जन्म हो लेंगे उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और जिनकी मृत्यु होगी जो जाएंगे उनकी संख्या क्या होगी, घटेगी। तो बाबू अगर यहाँ से इस पे अगर हम लोग फार्मूला बनाने का प्रयास करें इसी कंसेप्ट पे, बेटा फार्मूला क्या बनेगा लाला, अगर इनको फार्मूला बनाने की कोशिश करोगे बताओ। तो मान लेते हैं, अब देखो ये जो समष्टि घनत्व होता है ना, इसे किसे प्रेजेंट करते हैं बेटा, यन से। किसे करते हैं, समष्टि घनत्व को किसे करते हैं, यन से। देखो नेट क्या होता है बेटा, अब समष्टि को अगर निकालना है तो मान लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है बेटा, चलो इसके पिछले वर्ष का निकालते हैं, मान लो 2025 का निकालना है। किसको निकालना है बेटा, 2025 का, 2025 निकालना है। तो बताओ यहाँ पे जो हम लोग रखेंगे नेट रखेंगे, समष्टि घनत्व रखेंगे, किसका रखेंगे, किसका रख लेंगे 2024 का, किसका रखेंगे 2024 का। 2024 का क्या है बेटा ये कि 2024 में पहले कितने जीव थे उसको रखेंगे, और उसके बाद अब इसमें हम लोग को क्या करना है बेटा, प्लस करना है। किसको करना है, प्लस। अब आप बताओ प्लस किसको करेंगे, अगर जन्म होगा तो बताओ संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। और अगर कोई आ रहा है तो संख्या बताओ क्या होगी, बढ़ेगी। तो बताओ इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, अगर किसी की मृत्यु होगी तो संख्या क्या होगी, घटेगी। और किसी जगह पे क्या होगी, कोई जाएगा यहाँ से छोड़कर, मतलब ई, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। अब इस हिसाब से बताओ एग्जैक्ट हमारा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। हमने क्या किया, अगर हमको 2025 का निकालना है तो 2024 की संख्या जो होगी हम क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे इस पे एक एग्जांपल दे, आपको सब समझ में आए, एग्जांपल दे क्या है ना, ये फार्मूला समझ में नहीं कैसे बना है। चलो चलिए इस पे क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, जरा तेजी से करेंगे आप लोग, जरा तेजी सभी लोग करें भैया। थोड़ा तेजी से करिए भैया। हाँ पीडीएफ तो चला ही जाएगा आप लोग को, तो पीडीएफ से भी काम कर लेंगे, है ना। पर कोशिश क्या करिए साथ साथ, जैसे मैं लिख भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ तो आप तो उतार ही सकते ही। चलिए देखिए बेटा यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम इसी पे क्वेश्चन लेते हैं बेटा ना, मान लीजिए कि हमारे किसी भी समष्टि का मान लेते हैं x बराबर किसी शेर, मतलब किसी जंगल में अगर समष्टि की बात करते हैं बेटा, तो मान लो 2024 में कुल शेरों की संख्या जो थी कितनी थी बेटा, 2000 थी। कितना थे बेटा, 2000 था। कितना था बच्चे, 2000 था, राइट। ये क्या था 2024 में शेरों की संख्या कितनी थी, 2000 था। अब अगर मान लीजिए कि नए शेर जो जन्म लिए थे बेटा बर्थ वाले, तो बर्थ वालों की संख्या कितनी थी, मान लेते हैं 200 था। कितना था बेटा, 200 था। मान लो कि जो आए हुए थे, अब जो आए हुए थे उनको किससे प्रेजेंट करते थे बताओ,
आई से। तो बेटा जो आए हुए थे उनको हम लोग मान लीजिए कितने आ गए थे बेटा, 100 आ गए थे। कितने आ गए थे, 100 आ गए थे। मान लो मरने वाली संख्या कितनी थी बेटा, मरने वाली संख्या कितनी थी कि मान लो 40 क्या हो गए बेटा, मर गए। कितने मर गए, 40 मर गए। अब मान लो बेटा हमको मान ले कि अब जाने वाले जो यहाँ से छोड़कर चले गए थे उनकी संख्या मान लो कितनी है, 70 है। कितनी है बेटा, 70 है, ये मान लिया हमने। अब आपसे मैं कहूँ कि 2025 की समष्टि ज्ञात करिए, किसकी, शेरों की। 2025 की समष्टि ज्ञात करिए, किसकी, शेरों की। तो बेटा क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम है, यहाँ क्या लिखेंगे, नेट किसकी, 2025 की बराबर फॉर्मूला क्या होता है, नेट जीरो। ये जो होता है किसके लिए होता है, 2024। अच्छा ये जब तुलना करें तो जिस देश का, जिस ईयर से तुलना करोगे उसी ईयर का रखना है, जरूरी नहीं 2024-25 ही रहेगा, या 26, 27, 28, 29 जिसका भी करना चाहो कर सकते हो। फिर हम यहाँ क्या लगाते हैं बच्चे, फॉर्मूले में प्लस। अब यहाँ क्या करते हैं, बी प्लस आई और माइनस डी प्लस ई, यही करते ही नहीं करते हैं। अब बेटा इस फॉर्मूले में अगर रख दोगे तो हमको नहीं पता है 2025 का कितना है नेट, यही तो निकालना है। तो 2024 के कितने है बेटा हमारे पास है, 2000 है बेटा, माइनस इसमें कितना, जन्म कितने लिए थे, 200, माइनस प्लस कितने थे, 100 थे, फिर माइनस यहाँ डी के कितने भैया मरे थे, 40, और 70 क्या हुए थे, चले गए थे, यही थे ना। अब बेटा इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2000, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 300 हो जाएगा, ये 300 हो गया बेटा। अरे यहाँ तो प्लस का फॉर्मूला रहेगा ना, रहेगा। और उसके बाद बेटा यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आ जा रहा है, 110। अब कोष्टक को हटा दीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 300 माइनस 110। अब तरीका क्या है, पहले सबको जोड़ लो। तो जोड़ लिया बेटा, तुम्हारे पास कितना हो गया, 2300 माइनस कितना हो गया, 110, घटा दोगे कितना हो जाएगा, 2190। तो ये किसकी बेटा, जो एंटी निकल के आई, किसकी निकल के आई, 2025 की। कि 2025 में कुल कितनी अब शेरों की संख्या हो गई, 2190। अब समझ में आया किसी भी जगह पे कैसे जीवों का आकलन करते हैं, इस तरीके से कि कितने जीव जन्म लिए हैं, कितने मरे हैं, कितने कहीं से आए हैं और कितने यहाँ से गए हैं। तो जो भी मृत्यु हो जाती है, जो भी चले जाते हैं, उन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जो जन्म लेते हैं, जो आते हैं, उन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसमें, पिछले ईयर में, पिछले ईयर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी चीज को समझना होता है, पढ़ना होता है। तो बताओ यहाँ से बात समझ में नहीं आ गया, हाँ कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, अब आराम से बना ले जाएंगे। अब क्वेश्चन आता नहीं है तो आपको मैंने समझाने के लिए बना दिया, आपको में न्यूमेरिकल नहीं है क्या मत सोचिए कि न्यूमेरिकल मिल रहा है थोड़ी सी बायोलॉजी में है। चलो अगर बेटा, अगर मैं आपसे कहूं, चलो बेटा यहाँ ध्यान, सभी लोग बताना बेटा, ये है समष्टि घनत्व, ये है समष्टि घनत्व। और समष्टि घनत्व को बाबू किससे प्रेजेंट करते हैं हम लोग, यन से। किससे करते हैं लाला, यन से कर दिए। और जब समष्टि घनत्व को यन से हमने इसको तुलना कर दिया, तो जरा सा आप बताओ, आप लोग बताओ, अब आप लोग बताओ कौन जुड़ेगा कौन घटेगा। अगर बताओ इस समष्टि से बाहर जो निकल रहा है, अगर मैं यहाँ से कुछ बाहर निकाल रहा हूँ, अगर निगेटिव कर रहा हूँ, तो निगेटिव के तौर पे क्या आ गया बेटा, बताओ, घटेगा ना। तो मतलब कौन घटेगा, मृत्यु दर, मतलब जो डी होगा, कहा है बेटा मृत्यु दर होगी तो संख्या घटेगी ना। तो मतलब ये बाहर निकल रहा है, समष्टि से क्या जा रहा है, बाहर जाएगा। समष्टि से क्या होगा बेटा, बाहर जाएगा। वही और कौन बाहर जाएगा बेटा, ई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उत्प्रवासन। और उत्प्रवासन को किसे प्रेजेंट करते हैं बेटा, ई से। तो ये क्या होगा, निकलेगा। अगर मैं आपको इसकी बात करूं, अप्रवासन, अप्रवासन, अगर अप्रवासन की बात करेंगे किससे होगा बेटा, आई से। ये क्या होगा बच्चे, जुड़ेगा, इसमें जाके क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। और अगर मैं यहीं पर इसकी बात करूंगा, किसका बेटा, जन्म दर का, जन्म दर। तो जन्म दर भैया किसको करते हैं, 20 है। तो बताओ बेटा ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर किसी समष्टि के अंदर देखेंगे तो ये जन्म दर अगर हो रही तो समष्टि संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर अप्रवासन हो रहा है तो समष्टि संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर उत्प्रवासन हो रहा है तो समष्टि संख्या क्या होगी, घटेगी। अगर मृत्यु दर हो रही तो समष्टि संख्या क्या होगी, घटेगी। अब इस बात से चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के बनाना चाहे बना लेगा। अब आप इस डायग्राम को अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में इस फ्लो चार्ट को दिया गया है, एनसीईआरटी।
अब बेटा इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कोई नहीं होती है एनसीईआरटी को। जितना बढ़िया तरीके से आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, अगर एक एक शब्दों को बेहतरीन ढंग से समझते चले गए, तो आप विश्वास मानिए आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए परेशानी होना ही नहीं है। आप आराम से देखेंगे, यहाँ तक कि नीट फिट के क्वेश्चन को भी बना ले जाएंगे। अब वहाँ पे क्या होता है ना, एनसीईआरटी में बड़े ही कम शब्दों में इसको पिरोया है। अब आपके लिए, हमारे लिए समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, पर हम समझा रहे हैं तो आप समझिए। मेरे पढ़ाने बाद एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए, ये बार बार आपसे मैं कर रहा हूँ, ये सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी कर रहा हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चे को। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे समष्टि घनत्व के बारे में बेटा, आप लोग एक लाइन डाल के हेडिंग समष्टि घनत्व के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। हाँ बेटा, समष्टि घनत्व लिख लीजिए सेंटेंस में। लिखेंगे किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण, किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण, किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण, आधारभूत लक्षण उसका घनत्व होता है, उसका घनत्व होता है, उसका घनत्व होता है किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में, एक क्षेत्रफल इकाई में, एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले, एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या, सजीवों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। समष्टि घनत्व कहलाती है, समष्टि घनत्व कहलाती है। नीचे समष्टि घनत्व ज्ञात करने के, समष्टि घनत्व ज्ञात करने के, समष्टि घनत्व ज्ञात करने के दो समीकरण हैं। समष्टि घनत्व ज्ञात करने के दो समीकरण हैं। एक लिख सकते हैं बेटा, कौन से लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल या चरघाती समीकरण। पहला नंबर लिख सकते हैं चरघाती समीकरण, चरघाती समीकरण, चरघाती समीकरण। और दूसरा लिख सकते हैं बेटा कौन सा? संभार वृद्धि मॉडल, संभार वृद्धि मॉडल, संभार वृद्धि मॉडल। यहां तक की बात क्लियर है? आइए भैया अगला समझते हैं। आइए तो सबसे पहले बेटा हम लोग किसको समझने की कोशिश करते हैं? चरघाती को ना। देखते हैं चरघाती समीकरण, चरघाती इक्वेशन कैसा है ना। आइए बेटा तो डालेंगे। क्या हुआ बाबू? हाँ एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं चरघाती बेटा। इसको थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करिएगा बेटा। यहाँ से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 प्रश्नों को बड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए बाबू, अगर मैं आपसे कहूँ, सबसे पहली बात है यह जो चरघाती समीकरण है ना, जहाँ पर यह समीकरण पहली बात बनाया कहा जाता है या इस इक्वेशन को तैयार कहाँ करते हैं, जहाँ पर बेटा ध्यान देना संसाधन क्या होते हैं? असीमित होते हैं।
जहां पर संसाधन असीमित होने पर होता है वहीं पर ये मान्य होता है। तो पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 बनेगा बेटा यहाँ पे, जहां पर संसाधन कैसा होता है बेटा, असीमित, कैसा होता है, असीमित होता है वही मान्य होता है। अब आप लोग बताओ जरा सोच कर मुझे कि ये कह रहा है जहां पे संसाधन कैसे होते बेटा, असीमित का मतलब कि मनमाना जितना चाहे वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, खूब प्रोडक्शन हो रहा है, खाने पीने की कोई कमी है ये नहीं है। तो बताओ, तो ऐसा तो है ही नहीं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि भैया आज के समय में तो बिल्कुल नहीं आपको संभावना है कि वहां पे उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है कि खाने पीने की कोई समस्या हो ही नहीं। संसाधन कैसा है बेटा हमारे पास, सीमित है, कैसा है, सीमित है। पर यहाँ ये कैसे संसाधन पे बात करता है, असीमित संसाधन पे, मतलब जहां पर कोई चीजों की कमी है ये ना हो। जब किसी चीज की कमी है ये नहीं होगी तो वहां संख्या बहुत ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, जहां किसी चीज की कमी होगी नहीं वहां संख्या क्या होगी बेटा, बहुत ही ज्यादा होगी। तो ध्यान देना, इसीलिए हम लोग कई बार इसे कहते हैं ये वास्तविक मॉडल नहीं है, ये वास्तविक मॉडल नहीं। क्यों बेटा वास्तविक मॉडल नहीं है, क्योंकि एक ऐसे संसाधन की बात कर रहा है असीमित, जबकि आपको पता है संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं बाबू। तो ध्यान देना है, तो आप लिख सकते हैं यह वास्तविक मॉडल नहीं है। यह वास्तविक मॉडल क्या है बेटा, नहीं है। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा क्या चरघाती जो समीकरण है वास्तविक मॉडल है क्या, क्या बेटा, काहे असंसाधन होगा, संसाधन होगा ना, रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है कि जो चीजें हमको चाहिए, मिलनी चाहिए, वो मिल रही पर्याप्त मात्रा, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेटा अगर इसका देखेंगे कैसा समीकरण बनता है, इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन को इस तरीके से बनाएंगे आप लोग। अब बेटा यहाँ पे जो है ये क्या है बेटा, यन है। अब आप लोग बताओ, अच्छे से बताओ यन क्या है बेटा, बताओ यन क्या है, समष्टि घनत्व ही नहीं है। यन क्या है बेटा, समष्टि घनत्व। अब इस टाइप हम इधर हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, इधर ले रहे हैं किसको, टाइम को। किसको ले रहे हैं, टाइम को। टाइम बढ़ रहा है, समष्टि घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है, समष्टि घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें बेटा अगर पूछा जाए कैसा बढ़ता है, तो ये बेटा ध्यान देना है, ये इस तरीके से बढ़ता है। अब जब इस तरीके से बढ़ता है ना, तो इसका जो मॉडल होता है कैसा होता है बेटा, ये जे की तरह, कैसा होता है, जे आकार का। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है, जो चरघाती होता है उसका आकार कैसा होता है। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, समष्टि घनत्व को, ये क्या दिखा रहा है, टाइम को। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे समष्टि घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें आकार कैसा बनेगा बेटा, जे आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, जे आकार का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसमें ध्यान देना है कि इसमें जे आकार का बनता है। कैसा बनता है, यह जे आकार का बनता है। कैसा बनता है बाबू, जे आकार का बनता है। अब लाला यहाँ पर एक पॉइंट और समझने लायक है। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ संसाधन अपर्याप्त है, मतलब संसाधन की कोई कमी है ये नहीं है, तो बताओ यहाँ के प्रत्येक जीवों में सर्वाधिक जनन क्षमता दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इनके पास कोई दिक्कत तो ये नहीं है। ये संख्या क्या करेंगे, भरपूर मात्रा में दिखाएंगे। तो ध्यान देना है, प्रत्येक जीव जनन क्षमता सर्वाधिक दर्शाता है। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये है कि इनको जब खाने पीने कोई है ये नहीं थे, प्रोडक्शन अधिक मात्रा में करेंगे, और जब प्रोडक्शन अधिक मात्रा में करेंगे तो वहां समष्टियों की संख्या भी कैसी होगी, बहुत ही अधिक होगी। अर्थात कह सकते हो जैविक क्षमता अधिक पाई जाएगी। क्या कह सकते हो बेटा, अर्थात जैविक क्षमता अधिक होगी बेटा। ध्यान देना लाला, तो जैविक क्षमता कैसी होगी बेटा, अधिक होगी ना। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होगी, खाने पीने की कोई समस्या है नहीं, तो प्रोडक्शन ठीक ठाक मात्रा में करेंगे, और जब प्रोडक्शन ठीक ठाक मात्रा में करेंगे तो वहां पर अधिक अधिक क्या होगी, समष्टियों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझ रहे, समष्टियों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जहाँ खाने पीने की समस्या होगी, जहाँ दिक्कत होगा, वहां ना समष्टियों की संख्या घटेगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इन्होंने एक फार्मूला बना दिया था बेटा, इन्होंने एक फार्मूला दिया था dN/dt, और dt बराबर इन्होंने क्या रखा था बेटा, Rn। अब देखो आपको इसमें से सब कुछ पता है, बस एक ही चीज नहीं पता है। क्या नहीं पता है, देखो n का मतलब क्या हो गया, आपको पता है क्या है, समष्टि घनत्व है। t क्या है बेटा, आपका समय है। यहाँ क्या है, समष्टि घनत्व है। r नहीं पता है बेटा।
तो बेटा अगर आपसे पूछे आर क्या है, तो ध्यान ना, आर बराबर क्या है बेटा, तो आर को बोलते हैं प्राकृतिक, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि की, प्राकृतिक वृद्धि की इंटरेस्टिक दर, इसको बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि की इंटरेस्टिक दर। अब इसको निकालते कैसे आपको बताऊं तो बहुत बढ़िया से निकाल लेंगे। आर बराबर क्या होता है बेटा, तो आर बराबर होता है बी और माइनस डी। आर बराबर क्या होता है, बी माइनस डी। अब बी बताओ क्या है बेटा, बी क्या है, जन्म दर है, डी क्या है, मृत्यु दर है। और जब मृत्यु दर को जन्म दर से घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, आर। अब आर को पूरा क्या करोगे, समष्टि से गुणा कर दोगे तो आपका निकल जाएगा ये फॉर्मूला। बोलो समझ नहीं आ गया। अब बेटा यहीं पर, हाँ बोलो बच्चे किसी दिक्कत। अब बेटा इसी को अभी आप लोग थोड़ा सा अगर इसको लॉग के कंडीशन लिखोगे, इसको लॉग के आधार पे, तो अगर इसको लॉग के आधार पे लिखा जाता है तो इसी को फॉर्मूला को इस तरीके से कुछ बना दिया जाता है, एन टी बराबर N0 E R T। ये किसके आधार पे बेटा है, तो ध्यान है लॉग के कंडीशन पे। पर आपके काम का चीज यही है। ये क्या है बेटा, बी क्या है, तो बी क्या है आपका जन्म दर है। अब ये क्या है बेटा, आपके मृत्यु दर है। अब लाला ये सब जानकारी तो हमारे लिए पर्याप्त है, पर यहाँ से सबसे ज्यादा आप ये बात को रखेंगे कि आपको क्वेश्चन में यहाँ से बनेंगे क्या, तो पूछेगा जो चरघाती है इक्वेशन है, तो चरघाती इक्वेशन में जो उसका डायग्राम बनता है वह किस आकार का है, तो भैया किस आकार का है, जे आकार का। दूसरा प्रश्न लाला ये बनेगा कि यह सीमित संसाधनों पर है कि असीमित संसाधनों पे है, तो कैसे में है बेटा, असीमित संसाधनों पर है, ठीक है ना। इसमें जनन क्षमता अधिक होगी कि कम होगी, अधिक होगी। यह वास्तविक है या नहीं है, नहीं है, तो यही सारे पॉइंट बनेंगे बेटा। और फॉर्मूला जो बनेगा ये सारी चीजें हैं, तो यही है चरघाती। यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलें, टाइम हो गया क्या, हाँ तो कहाँ जाना है, हाँ हमको टाइम हो गया तो कहीं जाना हो तो बताओ भाई, छुट्टी कर दिया जाए। हाँ बेटा गर्मी तो लग रही है, ये बात तो हमें भी फील हो रही है। कहाँ ई 8, ये जन्म दर, ये मृत्यु दर, डी डी प्राकृतिक विधि की इंटरेस्ट दर। चलेगा, चलिए तो अच्छा आज क्लास इतना ही भी रखते हैं ना। चलिए जो आपका लॉजिस्टिक मेथड है, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे ना। अब मान लीजिए कल ये 3 क्लास और हम लोग लेंगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल संडे है, कल नहीं, कल छुट्टी करते हैं। एक दिन आप भी एंजॉय करिए, एक दिन हम भी एंजॉय करें, जिंदगी का आनंद ले। हाँ पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, हाँ कैसे नहीं, कल बंद करते हैं, कल पूरे डे मस्ती मस्ती, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय।